सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चरिंग मेडिकोस। सो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो आपका वेट फॉर वाइल गाइस। सो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा होने वाला है आपका उस पर लेक्चर नंबर 5 पे, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 5 की चीज़ का आपका कॉजेज ऑफ सेल इंजरी या फिर इसको बोलते हैं एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप सिलेबस में चेकआउट कर रहे हो तो हमारा उसमें होम्योस्टेसिस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस वगैरह के बाद आपको मिल रहा होगा कि कॉज ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। कॉज मतलब आप लोग उसको एटियोलॉजी भी बोलते हैं, एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। तो आपका जो एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आज के। और इसका जो एक प्रीवियस लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 4 था हमारा, उसमें लोग पढ़ रहे थे बेसिक सेल, जो आपकी सेल थियरीज है डिजीज़ की, ठीक है। बेसिक सेल थियरीज ऑफ डिजीजेस हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि कौन दिया था, रुडोल्फ वर्चोव के दिए थे। ये आपके फादर ऑफ पैथोलॉजी भी हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स जो आपके इनके स्टेटमेंट थे, इनके सेल थियरी ऑफ डिजीज़ के, इनके स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं बेसिक सेल इंजरी थियरी की। और उसके बाद हम लोग बेसिक मैकेनिज्म देख रहे थे सेल इंजरी की, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा एग्जैक्ट हमका कॉज ऑफ सेल इंजरी या फिर उसको बोलते हैं आप एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो यार। तो देखिए, आपको जैसा पता है, आपको पता है कि जो हमारी डिजीज़ है वो कैसे अगर होती है, आपको पता ही है। हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ें हैं, अगर हमारे बॉडी पे वो अराइज हो रही हैं, स्पेसिफिकली हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स पे, किसी भी बॉडी ऑर्गन पे या फिर किसी भी बॉडी स्पेसिफिक एरिया वगैरह पे, तो वो सारी चीज़ें अराइज हो रही होंगी फ्रॉम द बेसिक्स मतलब फ्रॉम द इट्स यूनिट, ठीक है। मतलब यूनिट मतलब आपका यूनिट क्या होता है हमारी बॉडी का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी होती है हमारी बॉडी के सेल्स। तो कोई भी डिजीज़ अगर अराइज हो रही है तो वो आपके स्ट्रक्चर या फंक्शन में या फिर ओवरऑल इसके फिजियोलॉजी में अगर चेंज होगा हमारे सेल के, तो ये आपका डिजीज़ फॉर्म कर रहा होगा। और आपका पता है कि अगर आपको डिजीज़ की स्टडी करनी है, ठीक है, अगर आपको डिजीज़ की स्टडी करनी है, डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है कि एग्जैक्टली डिजीज़ कहाँ से हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको और इसकी फार्माकोथेरेपी वगैरह कैसे करनी है, इसको ड्रग वगैरह कैसे देनी है, सारी चीज़ें, इसको समझने से पहले आपको पहले समझना होगा कि एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या है। सेल इंजरी को हम लोग डिजीज़ भी बोल रहे होते हैं, हमारी सेल इंजरी होती है वो आपका डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा डिजीज़ है, अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको पहले बेसिक्स इसका जानना पड़ेगा। बेसिक्स में क्या, आपकी इसकी एटियोलॉजी या फिर एटियोलॉजी को हम लोग कॉज भी बोलते हैं, कॉज ऑफ डिजीज़ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे कॉज हुआ, या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, या फिर एटियोलॉजी या फिर इसके कॉजेस। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे स्ट्रेस हैं, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर की तरह काम करते हैं और वो सेल को डेथ करा रहे हैं, सेल में डिजीज़ फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अगर हम सेल डिजीज़ को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अगर हम लोग जब तक इसके रिस्क फैक्टर को नहीं समझेंगे, जब तक इसके एटियोलॉजी को नहीं समझेंगे, जब तक इसके कॉजेज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपका स्टेप वाइज कि आपको कैसे मतलब सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। और अगर हम कॉज ऑफ डिजीज़ समझ गए, ठीक है, सारी चीज़ें, तब हम इसका ट्रीटमेंट या फिर इसकी थेरेपी या फिर इसके डायग्नोसिस के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होती है या फिर क्या क्या कॉजेज़ हैं, एटियोलॉजी मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉजेज़ भी होता है, ठीक है। व्हाट एटियोलॉजी आप बेसिक्स लेक्चर में देखे होंगे हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 में, तो उसमें आपको बताया था एटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ होता है। हम लोग स्टडी करते हैं कॉज कि डिजीज़ कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ हम लोग एटियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आपके अगर हम एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी की बात करें या फिर डिजीज़ के बारे में बात करें तो कैसे कैसे हो सकते हैं, आपके दो टाइप से हो सकते हैं, कैन बी जेनेटिक एंड ऑल्सो कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है। हमारे जेनेटिक भी हो सकते हैं, ये हमारे एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। जेनेटिक में क्या क्या आएंगे हमारे, अगर हम जेनेटिक डिफेक्ट्स के बारे में बात करें, जेनेटिक डिफेक्ट्स में क्या क्या हो गए, जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसके जेनेटिक के ऊपर बात करूँ कि ये जेनेटिक डिफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि हमारी जो एटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ अगर डिजीज़ है ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। अगर आप देखे होंगे यार क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, बाकी जैसे कि जितने भी जैसे कि सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो गया, बाकी सारे जितने हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, जैसे कि आपका हो गया हर्पिस वगैरह, रूबेला वगैरह, सिफिलिस वगैरह, ये सब भी आपके जेनेटिक वगैरह में भी आते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ये सब आपके जेनेटिक स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं जेनेटिक की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारा टाइटेनोजेनी में आते हैं। टाइटेनोजेनिक क्या होता है, ऐसा चीज़ जो आपके प्लेसेंटा से पास करके आपके प्लेसेंटा को पास करके या फिर आपके फीटस में स्पेसिफिकली वहाँ पे जाता है, उनको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि रूबेला हमारा हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ तक आता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक के ऊपर। तो आपका जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया था, बाकी आपका ये आपका हीमोफीलिया वगैरह, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सारे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो या तो हमारे जेनेटिक्स हो सकते हैं या फिर हमारे ये एक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, आपका फिजिकल एजेंट हो गया, मतलब कि जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, रैपिड
चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है, एसिड बेस पॉइजनिंग या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हमको जला सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके ओरल एक्वायर्ड कॉजेस में आती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हो इसके जेनेटिक्स में, तो हमारा ये अगर हम पहला देखें, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन इसका है टैटेरोजेनिक। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, ड्रग विच कैन पास थ्रू प्लेजेंटा एंड कॉन फीटस हार्म। ठीक है, हमारे फीटस वगैरह को हार्म हमारे ये करता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये हमारा कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटी कॉज करता है, किसमें, हमारे फीटस में, बाई द यू नो पासिंग इट थ्रू बाई प्लेसेंटा। ठीक है, ये हमारा क्या कह सकता है, जैसे मैं कुछ कुछ डिजीजेस के नाम लेता हूँ जो जो हमारे प्लेसेंटा से पास हो सकते हैं। जैसे हमारा रूबेला हो गया, रूबेला हमारा रेड रेसेस हमारे रूबेला में होता है। हमारा रूबेला एक डिजीज है जिसमें हमारा रेड रेसेस वगैरह होने लगते हैं हमारे बॉडीज पे, पूरे 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 होल बॉडी पे। ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा से पास हो सकता है। और हमारा यहाँ पे साइटोमेगलोवायरस जो हो गया, साइटोमेगलोवायरस, ये हमारा लीवर फेल्योर करता है ओवरऑल। अगर हमारा हेरपीस हो गया तो आपका सोर्स वगैरह फॉर्म करता है। हेरपीस अगर आप देखें गूगल पे डाल पे वहाँ पे सर्च करके, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, जो हमारे आप सुनोगे सोर थ्रोट वगैरह, ये सब सारी चीज़ जो हमारे सोर्स फॉर्म करता है हमारे माउथ में। सोर्स मतलब क्या, अगर आप उसको नेट पे डाल के देखेंगे ना तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं माउथ अगर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे छोटे 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 दाने टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं थोड़ा सा रेसेस वगैरह, काफ़ी हार्म रेसेस। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, तो वो हमारे आ जाते हैं ओवरऑल हर्ब्स में। अगर सिफेलिस की बात करें तो आपका सिफेलिस पता है, ये आपके जेनाइटल में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जैसे कि टेट्रोजेनिक आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीच कर लेता हूँ, तो आपको पता है, आप सुने होंगे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में रह रही है, ठीक है, तो आपको पता है वो अल्कोहल और बाकी ये सब अब्यूज़ करती हैं, अल्कोहल या फिर आपका स्मोकिंग वगैरह सारी चीज़ें। अब्यूज़ मतलब ओवर डोजेस को हम लोग अब्यूजिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इन द बोल सकते हैं आप वो सारी चीज़ों में जो कि नशा वगैरह में आती हैं। ठीक है, उसको अब्यूजिंग बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप ओवर डोज कर रहे हो, या फिर ड्रग वगैरह में भी आती है, ड्रग अब्यूज़ वगैरह भी सारी चीज़ होती हैं। तो अगर कोई अल्कोहल वगैरह ले रहा है, या फिर कोकीन वगैरह हो गया, या फिर लिथियम वगैरह हो गया, हाई डोज ऑफ विटामिन ए वगैरह हो गया, बाकी स्मोकिंग वगैरह स्पेसिफिकली, और तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लेसेंटा से पास करती हैं। बाकी ये आपके ओवरऑल हमारे फीटस को भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइट्रोजेनिक। सेकंड आपका हो गया साइटोजेनिक डिफेक्ट्स। ये आपको कौन सा हो सकता है, आपको पता है साइटोजेनिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, मतलब ओवरऑल आपके नंबर में या फिर साइज में ओवरऑल ये आपके डिफेक्ट्स हो जाता है आपके क्रोमोजोम के, ये आपका एक एबनॉर्मलिटी कॉज करता है। ठीक है, आपके जो बॉर्न डिजीज, बॉर्न जो आपके फीटस होते हैं उसमें ये हमारा डिफेक्ट या फिर डिजीज कॉज करता है। जैसे एक्स वाई एक्स इस सब के साथ अगर आपका कोई भी नंबर या फिर साइज डिक्रीज होने के कारण कोई डिफेक्ट वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं साइटोजेनिक डिफेक्ट्स में। अगर हम बात करें सिंगल जीन डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। सिंगल जीन डिफेक्ट मतलब कि जिसके सिंगल जीन में आपके डिफेक्ट आ रहा हो, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया वगैरह हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही था, जिसमें आपका थोड़ा सा सिकल सेप आपका, ये तो आपका नॉर्मल आरबीसी होगा, लेकिन आपका सिकल सेप ऐसे हो जाता है। ठीक है, आरबीसी, ये सारी चीज़ें। हीमोफीलिया में आपका क्वालिटी वगैरह डिक्रीज करता है हमारे मतलब ब्लड का, वो सारी चीज़ें आपको पता है आरबीसी का। अगर मैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस की बात करूँ, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, ये भी आपका जेनेटिक में ही आ गया, जिसमें कि मल्टी फैक्टर्स होते हैं आपका इनहेरिटेंस आपका कॉज करता है डिसऑर्डर्स में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ये आपका अगर पेरेंट्स से चाइल्ड में कोई भी डिजीज, या फिर कोई भी डिजीज ही नहीं, स्पेसिफिकली कोई भी अगर ऐसी चीज़ें जो उनको ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, ये आपका हो जाएगा इनहेरिटेंस में। ये आपका इनबॉर्न एरर भी हो सकता है, फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म वगैरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आपके एक्वायर्ड के बारे में, ठीक है, अगर एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में बात करूँ तो एक्वायर्ड कॉजेज क्या होते हैं, एक्वायर्ड मतलब जो आप बाहर से ले रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो आपको पता है हाइपोक्सिया और इस्कीमिया सिनोनिमस वर्ड्स हैं। स्पेसिफिकली जो हमारा हाइपोक्सिया होता है वो क्या होता है, आपको पता है O2 का कंसंट्रेशन अगर कम हो हमारी बॉडी में तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगर O2 का कंसंट्रेशन कम होगा आपको पता है तो एटीपी कम बनेगी यार। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा तो आपका ओवरऑल डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपरली होगा तो सेल फंक्शनिंग मतलब प्रॉपरली नहीं होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो रहा होगा, सारी चीज़ें अगर नहीं होगी तो आपका एटीपी जो यहाँ पे डाउन होगा, मतलब कि एटीपी की फॉर्मेशन कम होगा, तो इसमें सेल डिसफंक्शन वगैरह होगा। ठीक है, फंक्शन डिक्रीज करेगा या फिर सेल ओवरऑल डेथ कर जाएगा अगर ये लॉन्ग लास्टिंग रहा तो। और जो हमारा हाइपोक्सिया है ना यार, ये हमारा मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है, मतलब कि ज़्यादातर अगर सेल इंजरी की अगर हम बात करें तो आपका हाइपोक्सिया के ही केसेस में हो रही होती हैं। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, अगर कोविड अगर हमारा पीरियड चल रहा था तो उसमें आप देखेंगे कि जिसको भी O2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, जिसको हाइपोक्सिया हो रहा था, उसमें क्या था कि पहली बात अगर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपका O2 का कंसंट्रेशन ओवरऑल कम है ना यार, तो आपको ये बता दूं कि आपका बीपी जो है, बीपी बोल सकते हैं, या फिर आपका जो पल्सेस हैं ये आपके डिक्रीज कर जाएंगे। ये सारी आपको चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, बीपी कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट तो ठीक है लेकिन आपका स्पेसिफिकली बीपी और पल्सेस कम हो जाती हैं। तो ओवरऑल मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा था, क्या मैं आपको यहाँ पे बता रहा था यार,
ये हमारा मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है, ये आपको ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि O2 अगर कम हो रहा था हमारे कोविड पीरियड में, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले हमारी सबसे सेंसिटिव चीज़ें कौन सी है, सबसे सेंसिटिव आपका अगर हम बॉडी पार्ट में बात करें तो हमारा ब्रेन का सेल्स है। ये आपका O2 का अगर कम होता है ना ऑक्सीजन, तो हमारा ये जल्दी डेट करता है। आपको पता है अगर O2 कम हो रहा था, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम हो रहा था, तो हमारा पहले ब्रेन डेट कर रहा था वहाँ पे, मतलब उनका रिस्पॉन्स काफ़ी कम हो जा रहा था। अगर ये आपके अराउंड, मैं काफ़ी लोग का मैं बता रहा हूँ, जैसे जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कुछ लोगों का 58, यहाँ से 58 इवन 38 तक मैं देखा था, कुछ लोग का 25 11 ऐसे ऐसे जिनका था ना यार, उनका पहले जो आपका ब्रेन है वो सारी चीज़ें डेट कर गई थी, मतलब उनका रिस्पॉन्स खत्म हो गया था, बाकी सर्वाइव कर रहे थे, नहीं आओ बाय द वेंटिलेटर बोल सकते हैं आप, कुछ कुछ वेंटिलेटर पे रखे गए थे। अगर अगर होम क्योर चल रहा था तो आपका वो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वगैरह ले रहे थे, बाकी सिलेंडर वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारा हाइपोक्सिया है या इस्केमिया है, क्योंकि ये आपका मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म है हमारे सेल इंजरी का, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे इसके बारे में और डेप्थ में, ठीक है। इसको हम लोग और डेप्थ में हमको पढ़ना है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इस्कीमिया हम लोग को पढ़नी है, या तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी पढ़नी है इसकी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 6 में इसको देख रहे होंगे। इसी के बाद जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इस्कीमिया क्या है, या फिर हाइपोक्सिक सेल इंजरी क्या है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग इसकी पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ब्रीफ में, ठीक है, या फिर और डेप्थ में आप बोल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिकल एजेंट की, तो फिजिकल एजेंट क्या हो सकता है, जैसे मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है या फिर एक्सीडेंट। आपको पता है अगर हमारा सेल, अगर कोई भी एक्सीडेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में हो रहा है, या फिर हमारे बॉडी का अगर किसी का भी अगर सेल डेथ हो रहा है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है, तो उससे सेल डेथ होगा, फिक्स है ये। तो वो सारी चीज़ें, तो आपका ये सेल डेथ हो जाता है, तो पहला तो ये फिजिकल एजेंट हो गया। दूसरा आपका थर्मल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर हीट या फिर कोल्ड से आप जल सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी करंट से हो सकता है आपका सेल इंजरी हो सकती है, रेडिएशन से हो सकती है आपकी, यूवी लाइटनिंग वगैरह से, ठीक है। और रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह होता है, अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर रैपिड चेंजेस होती हैं तो हमारी सेल डेथ हो सकती है। अगर हम केमिकल एजेंट के बारे में बात करें तो हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारा हो गया ओवरऑल ये केमिकल पॉइजनिंग हो सकता है, जिसमें कि साइनाइड पॉइजनिंग आप सुने होंगे। साइनाइड पॉइजनिंग काफ़ी एक डेंजरस पॉइजनिंग है, ठीक है। आपका ये आपका आर्सेनिक, आपका मरकरी, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका एक केमिकल पॉइजनिंग कॉज करती हैं अगर हमारे बॉडी में या फिर एक्सिस हो जाए या फिर पाई भी जाती हैं। तो साइनाइड, आर्सेनिक, मरकरी, ये सारी एकदम टॉक्सिन्स हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे एकदम पॉइजन्स के तरीके से काम करती हैं, ये हमारे बॉडी में अगर आ जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा यार किधर चला गया ये, हाँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हुई, जैसे H2SO4, NaOH वगैरह, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हमारे सेल इंजरी कर सकती हैं, सेल को जला सकती हैं, सेल को इंजर कर सकती हैं, लिटरली ये डिजीज़ भी कर सकती हैं। अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं ये भी हमारे कर सकते हैं हमारे सेल को इंजर, ठीक है। अगर ये पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, जैसे कि आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो गांव वगैरह में ना, वो आप देखते होंगे कि अपने फार्म्स वगैरह में, फिर स्पेसिफिकली किसी भी अपने, बोलते हैं उसको क्या, हाँ, खेत वगैरह में आपके वो डालते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए डालते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये, ऐसा तो है नहीं कि ये आपका ओवरऑल इंसेक्ट तो मर गए, ठीक है, बट आपका ये ना, ये आपका उसमें डिफ्यूज कर जाता है हमारे ग्रेन्स वगैरह में। तो आप इसको अगर खाते वगैरह हैं ना, तो आपके मतलब कि एक सेल में एक टॉक्सिन्स ये क्रिएट करता है, आपके सेल को इंजर्ड कर देता है, धीरे 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 एक पॉइजनिंग की तरह ये काम करता है, ठीक है। और ये जो हमारा हाइपरटोनिक साल्ट्स हो गए और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। ये अगर हमारा ग्लूकोज हो गया, अगर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर कंसनट्रेशन है आपके ग्लूकोज का, और या फिर हाइपरटोनिक साल्ट्स वगैरह हैं, तो ठीक है, आपको हाइपरटोनिक का आपको मतलब पता ही होगा, जैसे हम अगर कोई सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे होते हैं तो हमारा जो श्रिंक कर जाता है सेल ओवरऑल, या फिर सेल का जो आपके ओवरऑल फ्लूइड है वो आउट हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल आप लेते हैं तो हमारा लीवर डैमेज करता है, आपको पता ही है, लीवर डैमेज। अगर हमारा निकोटीन वगैरह लेते हैं, निकोटीन आपको पता है, तो ये भी हमारा एक सीवियर डैमेज करता है। ड्रग्स वगैरह है, ओवर डोजिंग करते हैं, ये भी हमारा, ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं, अब हम मेडिसिन की ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं जिसको आप लोग हीरोइन भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब हो गए। तो ये सब भी हम लोग को ओवरऑल एक डिप्रेशन, एनजाइटी, या फिर ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर वगैरह में भी भेज सकते हैं, अगर आप इसको काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में या फिर काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है। सीवियर फीवर वगैरह भी कॉज कर सकता है ये सारी चीज़ें। अगर हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 भी होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, O2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें भी अगर हम, आप बड़े जानते होंगे यार, कोई भी चीज़ें अगर ज़्यादा है ना, ये मैटर नहीं करता कि अगर आपको कोई भी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे कि कोई भी खाना वगैरह हो गया, तो ज़्यादा पसंद है तो आपको ज़्यादा देती तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं।
ज़्यादा चीज़ें अगर कोई भी हमारे बॉडी में होती हैं तो वो एरर ही अकर करती हैं हमेशा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इवन O2 भी, ये चीज़ मैं इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे O2 भी मेंशन है, ठीक है। तो जो हमारा O2 है वो भी अगर ज़्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें भी अगर ज़्यादा हो रही है ना यार, तो ओवरऑल ही हमको डिजीज़ ही कॉज करने वाली हैं। अगर हम बात करें माइक्रोबियल एजेंट के बारे में, तो जैसे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह हैं, ये सारे माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, हमको डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारे सेल्स को इंजर्ड करते हैं, हमारे सेल में मतलब इंडिफिनिट टाइप की ग्रोथ्स वगैरह इतने ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारा डिजीज़ अकर हो जाता है। जैसे कि ऐसे डिफरेंट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से डिजीजेज या फिर कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में इरर अकर करती हैं, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया। जैसे ऐसे कौन कौन से डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ये आपको बताना है। फंगाई, तो आप फंजाई जो है ये आपको मेंशन करना है, वायरस आपको मेंशन करना है, और पैरासाइट्स वगैरह इसके आपको कमेंट करना है ओवरऑल, ठीक है। 1 2 3 4 4 सब पार्ट में आप करके कमेंट करिए इसके दो दो कम से कम डिजीज के नाम, ठीक है। तो ये आपके हो गया ओवरऑल जो आपके ये डिजीज़ कॉज करता है, माइक्रोबियल एजेंट जो आपका हो गया, ठीक है। अगर हम इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात करें तो ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल जो हमारा एजेंट है या फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, या फिर हम बात करें अपने इम्यून सिस्टम की, तो ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा कोई भी चीज़ें हमेशा उसकी पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमको प्रिवेंट करता है, हमको बोल सकते हैं कि बचाता है हमारे सारे फॉरेन मटेरियल्स, टॉक्सिन से, या फिर जितने भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फॉरेन मटेरियल वगैरह से, पैथोजेंस वगैरह से। बट कोई भी चीज़ें आपको केवल वन साइडेड फ़ायदा नहीं देती है ना, उसका एक हमेशा दो पहलू होते हैं किसी भी चीज़ों की, ठीक है। तो वो आपका क्या करेगा कि वो आपका कभी ना कभी आपको एरर भी कॉज कर सकता है। जैसे आप सुने होंगे AID सुने होंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है ना, ये हमको या फिर एक्स्ट्रा आपको शो कर दिया रिस्पॉन्स एलर्जी में किसी, तो ये सब आपके इम्यूनिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये जो आपके कॉज करते हैं। जैसे हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो डबल एज स्वार्ड है। डबल एज स्वार्ड मतलब क्या होता है कि जो आपका तलवार होता है वो आपके दो धारी तलवार की तरह ही होता है। ये आपका ठीक है, एक तरफ तो फायदा करेगा ही, बट आपको गलती से आपके दूसरे साइड भी लग सकता है, ठीक है। जैसे कि कैन ऑल्सो हम आवर बॉडी, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, तो आपको पता है जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है हमारे बॉडी में बाई द कोई भी अगर फेलियर हुआ होता है, रीनल फेलियर, कार्डियक फेलियर, बाकी जितने भी सारे फेलियर्स हैं हमारे बॉडी के, अगर वो होते हैं किसी भी स्पेसिफिकली किसी ऑर्गन के, तो अगर हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको पता है, आप सुने होंगे कि यार ऑर्गन रिजेक्ट हो गया, ऑर्गन रिजेक्शन का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो उसको सप्रेस करने के लिए आप सुने होंगे कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा ऑर्गन का जो रिजेक्शन है वो ज़्यादातर केसेस में हो जाता है, सुने हैं, बट ये आजकल के डॉक्टर यार जानते ही हैं, सब नॉर्मल हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। बट ये होता है केसेस जो हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसका जो ऑर्गन रिजेक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसको हम लोग सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स वगैरह देते हैं कि वो मतलब कि उस स्पेसिफिकली उस टारगेट ऑर्गन पे या फिर वो जो आपका फॉरेन ऑर्गन है, ठीक है, वो उसको मतलब कि ओवरऑल ये रिजेक्ट ना करने पाए, उस पर एक्ट ना करने पाए, नहीं तो उसको किल कर जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एड मतलब आपको पता है AIDS नहीं, आपका AID मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। और जैसे आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे एलर्जी वगैरह, जैसे आपको पता है ना कि जैसे एक एलर्जी भी होता है जिसमें अगर ज़्यादातर केसेस में अगर आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगर आपका एलर्जी शो करने लगता है तो ये आपका इम्यून का ही रिस्पॉन्स है। जैसे आप सुने होंगे IG, ये सब अगर आप इसके बारे में सुने होंगे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, आपके ओवरऑल इम्यूनिटी के आपको ये फाइट करके आपको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ई की बारे में बात करें तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपका ये हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहा होता है, ये उससे फाइट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कि हमारा अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स अगर आपके आने लगता है किसी एलर्जी को लेके, तो आपके छोटी सी भी जैसे परफ्यूम से भी आपको दिक्कत होने लगती है, आपको किसी फ्लावर से दिक्कत होने लगती है। आप देखे होंगे जैसे कि किसी को वीट से भी दिक्कत होती है यार, किसी को ग्रेन से दिक्कत होने लगती है। आप अगर पढ़ोगे स्पेसिफिकली कोई ब्रांडेड अगर आप चीज़ें खा रहे हैं, जैसे गुड डॉट वगैरह का प्रोडक्ट्स है या फिर किसी भी चीज़ों का, तो उसके आप लेवल अगर चेकआउट करेंगे ना तो उस पर लिखा होगा कि एलर्जी कंटेंट मटेरियल, जैसे कि सोया हो गया, बाकी आपका वीट हो गया, कोई भी ग्रेन स्पेसिफिकली हो गया, सारी चीज़ें हैं। फ्यूम्स वगैरह जैसे कि परफ्यूम वगैरह भी किसी किसी को एलर्जेटिक होती है काफ़ी, तो सारी चीज़ें आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं हमारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है। या फिर आपका क्या टॉपिक था आपका, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स का, ठीक है, या फिर इम्यूनिटी का अपने। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हाँ, यहाँ पे एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी होता है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा लाइफ थ्रेटनिंग एक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन ये होता है ये बहुत रैपिडली ग्रोन करता है, जैसे कि ये एक
एनाफाइलेटिक शॉक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये रिएक्शन क्या होता है कि विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोजर टू एलर्जी अगर किसी भी चीज़ों में हमारी बॉडी आती है तो इसमें तुरंत हमारा जो बॉडी है वो मतलब रेड कलर का हो जाता है, रैसेस आने लगते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, शॉक वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये ओवर रिस्पॉन्स है हमारे इम्यूनिटी का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अगर हम बात करें नेचुरल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। नेचुरल, देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, हम लोग देख रहे थे आपका जो हमारा इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है या फिर सेल डिजीज है, उसके बारे में पहला तो हो गया जेनेटिक। जेनेटिक हम लोग देख चुके थे, हम लोग एक्वायर्ड देख रहे थे, हम लोग इसमें हाइपोक्सिया देख चुके हैं, फिजिकल एजेंट देख चुके हैं, हम लोग इसमें केमिकल एजेंट्स देख चुके थे, हम लोग इसमें ओवरऑल माइक्रोबियल एजेंट देख चुके, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स देख चुके थे। अब हम लोग देखने वाले थे इसमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या होता है? अभी आप सोचेंगे यार न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ये सभी क्या करता है, कॉज करता है क्या इटियोलॉजी मतलब सेल इंजरी का? तो देखिए आप इसको ध्यान से, आपको मैं पहले ही बता चुका कि कोई भी चीज़ें ज़्यादा भी होती हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, कोई भी चीज़ें कम होती हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो डिफिशियंसी एंड एक्सेस बोथ आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिएंट में लीड टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंसी मतलब क्या होती है? इम्बैलेंस मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ें कम है तो वो इम्बैलेंस है, कोई चीज़ें ज़्यादा भी है तो इम्बैलेंसी वो भी होती हैं। बैलेंस मतलब क्या? कोई भी चीज़ मिड रेंज में अपने, इम मतलब कि ऊपर नीचे दोनों हो सकती हैं, ठीक है, इम्बैलेंसी वो। अगर वो डिफिशियंसी होती है तो स्टारवेशन कॉज कर सकता है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है। मैरस्मस आपका कॉज कर सकता है। मैरस्मस आपका होता है ओवरऑल कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, उसका मतलब अंडर न्यूट्रिशमेंट, अगर अंडर न्यूट्रिशमेंट इसको मिलता है, ठीक है, उसके कारण हो सकता है, जैसे कि उसका वेट वगैरह लॉस होता है, उसका ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जैसे उसका एज से अगर आप कंपेयर करें तो उसका वेट काफ़ी कम होगा। क्वाशियोरकोर वगैरह हो सकता है आपका, इसमें क्या होता है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन वगैरह आपको जाता है, एनीमिया वगैरह हो सकता है। जैसे आपका फेरस जो आयन होता है Fe2+, ये आपका ओवरऑल बनाता है क्या, आरबीसी। तो सारी चीज़ें अगर इसके भी डिफिशियंसी होती है तो भी आपका एक ओवरऑल डिजीज कॉज होता है। जैसे यार बताओ एनीमिया होगा तो क्या होगा, आपका आरबीसी कम बनेगा, या फिर एनीमिया कम होगा, या फिर इसमें अगर एनीमिया वगैरह होता है तो ये कई कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हीमोफीलिया वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी डिजीज कॉज करेंगी। ये सारी चीज़ें अगर एक्सिस होता है न्यूट्रिशन तो ओबिसिटी कॉज करेगा, मतलब पेट वगैरह बाहर निकल जाना, काफ़ी फैटी हो जाता है, फुल जाता है। डायबिटिक भी हो सकता है, शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अगर हम साइकोलॉजिक के बारे में बात करें, ठीक है, साइकोलॉजिक डिसऑर्डर के बारे में, तो देखिए आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, साइको जो इसको आप पढ़ेंगे, स्क्राइजोफ्रेनिया आपका जो हो गया, जैसे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्क्राइजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, फ्रेनिया, ठीक है। इसमें आपका क्या है, स्क्राइजोफ्रेनिया मतलब पागलपन होता है, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या है कि आपका एनजाइटी अगर हमको लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आपको डिप्रेशन किसी को बार बार हो रहा है, स्क्राइजोफेनिया वगैरह हो रहा है, तो आपको पता है कि हमारे ओवरऑल एट लास्ट आपको डेफिनेटली ये पागल कर देने वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके ब्रेन को इंजर्ड करती हैं, आपके ब्रेन के सेल्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, न्यूरोग्लिया के अमाउंट को, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको ये इसको डैमेज कर रही होती हैं, इससे आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो आपकी मेमोरी की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आपकी डिक्रीज हो रही होती है ओवरऑल। अगर हम बात करें ड्रग एडिक्ट की, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये आपके लीवर को डैमेज करेगा, एस्थमा वगैरह, रीनल डिजीज वगैरह को भी कॉज करता है। अगर हम बात करें एट्रोजेनिक के बारे में, ठीक है, एट्रोजेनिक, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक प्रोसीजर, मतलब कि जो भी हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, थेरेपेटिक प्रोसीजर्स वगैरह हैं, उसके कारण जो आपका ओवरऑल एक डिजीज फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रोजेनिक। जैसे कि आपका कोई, मान लीजिए कोई डायग्नोसिस कर रहा है तो उसके प्रोसीजर में जो इन्वॉल्व है, वो प्रोसीजर में अगर कोई भी पार्ट आपको अगर स्ट्रेस की तरह एक्ट करता है, या फिर ओवरऑल आपको सेल में इंजरी करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एट्रोजेनिक में। जैसे कि अगर कोई रेडिएशन, जैसे एक्सरे वगैरह कर रहा है तो रेडिएशन आपको कॉज करेगा, कैंसर कॉज करता है, डेफिनेटली आपको पता है। कोई सर्जरी हो रही है तो हमारे सेल को ये इंजर्ड कर रही है, तो सेल इंजरी इसमें भी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्ट करके ये आपका प्रोसेस है, प्रोसीजर है डायग्नोसिस का। तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स देते हैं डॉक्टर्स, तो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीपल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन वगैरह करते हैं तो उसमें भी इंट्रैक्शन वगैरह हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें। अगर हम बारे में बात करें आइडियोपैथिक की, आइडियोपैथिक डिजीज़ की, तो इसमें क्या होता है कि अनोन कॉज होता है या फिर अनोन ओरिजिन होता है। आप सुनोगे कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि फिल्म वगैरह में या फिर सीरियल में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं यार कि मतलब ऐसा तो डिजीज़ में पहले कभी नहीं देखा, ये मतलब पहली बार मतलब साइंस में हो रहा है, मेडिकल साइंस में हम पहली बार इसको देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो डिजीज़ आती हैं उसको आइडियोपैथिक डिजीज़ बोलते हैं, आइडियोपैथिक डिजीज़, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो यार। और बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को, और उसके बाद आपका सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप इसको, यही हमारा चैनल का हैंडल भी है, इसको आप सर्च आउट करिएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे,
अगर आपको थोड़ा सा यार ये टफ लग रहा है काम, तो आप इसको नॉर्मल जाके आप हमारे अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल में इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है ये वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है आप वहाँ पे कमेंट करिए, हमारे वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट और अगर स्पेसिफिक आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउट आस्क कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको अपडेटेड रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी सारी चीज़ें आप इसको कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।